पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक, ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कह लें, दर हकीकत एक नए दौर, एक नई तरह की जंगों का आगाज था। एक तरफ आपको BVR मिसाइल दिखाई दिए तो दूसरी तरफ 4.5 या 4.5 प्लस प्लस जनरेशन लड़ाका तैयारे मैदान अमल में दिखाई दिए। इसके साथ ही पाकिस्तान की जानिब से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जाना यकीनी तौर पर जंगी तारीख की एक ऐसी कामयाबी है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस या मार्का हक के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि मार्का हक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तरह से नए दौर की नई जंग का आगाज था। BVR मिसाइल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हों, 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारे हों, पाकिस्तान ने अपने वॉर इक्विपमेंट, कॉम्बैट टेक्निक्स और सबसे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैनेजमेंट का भरपूर और बेहतरीन इस्तेमाल किया। पाक फिजाइया की जानिब से हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल भी देखने में आया। पाकिस्तान एयरफोर्स की साइबर फोर्स और स्पेस कमांड सेंटर ने भारत को नाकों चने चबवाए, जिसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की जोड़ी ने भारत की फिजाई बर्तरी खाक में मिला दी। 4.5 जनरेशन J-10C इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्रंटलाइन ओमनी रोल फाइटर जेट है। माक 1.8 की रफ्तार से सफर करने वाला J-10C चीनी साख्ता WS-10 इंजन का हामिल है। यही इंजन चीन के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 में भी लगाया गया है। 11 हार्ड पॉइंट्स के साथ J-10C मुख्तलिफ अकसाम के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और बॉम्ब्स ले जा सकता है। J-10C का इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में पाकिस्तान ने जिस तरह से सीमलेस अंदाज के अंदर अपनी डाटा सेंट्रिक वॉरफेयर में J-10C को इंटीग्रेट किया, वो एक बेहतरीन कारनामा है। पाक फिजाइया ने पहली ही मुठभेड़ में PL-15 मिसाइल से भारतीय फिजाइया के तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल था। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार या ESA रडार की बदौलत J-10C बैक वक्त 10 अहदाफ की निशानदेही करते हुए 4 से 6 अहदाफ को निशाना भी बना सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ड्रैगन्स और थंडर की जोड़ी छा गई। कुछ बात अगर थंडर की करें तो आप जानते ही हैं कि JF-17 थंडर खास तौर पर ब्लॉक 3 पाकिस्तान का अपना तैयार करदा 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारा है, जिसमें चीन के J-20 की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है। दूसरी तरफ वैसे तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस या उससे पहले होने वाली लड़ाई के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाकयात देखने को सामने आए, लेकिन ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में सबसे खास बात भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जाना था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने हाइपरसोनिक वेपन्स की मदद से भोज और आदमपुर में S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। आप जानते ही हैं कि S-400 सिस्टम दुनिया का बेहतरीन और जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन बदकिस्मती कहिए कि राफेल की तरह जैसे ही ये भारतीयों के हाथ लगा, उसका बेड़ा गर्क हो गया। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले पाकिस्तान के JF-17 थंडर की तारीखी वीडियो तो आप सब देख ही चुके हैं कि किस तरह JF-17 थंडर पर नस हाइपरसोनिक C-400 AKG मिसाइल ने भारतीय S-400 का शिकार किया। S-400 की तबाही एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस पर यकीनी तौर पर भारत पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि मोदी जी ने हाल ही में अपनी एयरबेस का दौरा किया तो वहां खास तौर पर मिसाइल ट्यूब्स को उनके बैकग्राउंड में दिखाया गया। पाकिस्तान ने तो भारतीय S-400 डिफेंस सिस्टम को मौसर अंदाज से तबाह करके ठोस शवाहिद भी आलमी बरादरी के सामने रख दिए। AVM औरंगजेब अहमद की जानिब से बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान ने S-400 को निशाना बनाया। दूसरी तरफ भारतीय सहाफी ने पुरानी तस्वीर शेयर करके भारत की अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की। मारूफ भारतीय सहाफी शिव अरोड़ ने 2019 की एक तस्वीर दोबारा पोस्ट की ताकि S-400 सिस्टम के नुकसान को छुपाया जा सके। दूसरी तरफ मोदी जी S-400 के लॉन्चर्स के सामने खड़े होकर खिताब करके अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए। दर हकीकत S-400 डिफेंस सिस्टम 12 यूनिट्स पर मुश्तमिल डिफेंस सिस्टम है, जिसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका रडार है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने शवाहिद के साथ साबित किया कि महज लॉन्चर नहीं बल्कि S-400 के रडार और कमांड पोस्ट जैसे अहम हिस्सों को तबाह किया गया। अब उसके बाद लॉन्चर आप खड़े कर लें, लिटा लें, बिठा लें, जो मर्जी कर लें, जब तक S-400 का रडार और कमांड पोस्ट नहीं होगा, ये लॉन्चर बेकार हैं। मोदी की जानिब से शेयर की गई तस्वीर या वहां पर खड़े होकर खिताब करना दर हकीकत भारत की जंगी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है। इसी तरह मोदी जी के भारत के हाथ में लगने वाले राफेल ने उन्हें पूरी दुनिया में जलील करवा दिया है, और लोगों का कहना है कि राफेल फेल नहीं हुआ, दर हकीकत रॉ फेल हुई है, जिसकी भूंडी मंसूबाबंदी की बदौलत पहले तो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पूरी दुनिया के सामने आया, और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर ऐसा हुआ कि सिंदूर का रंग भी उजड़ा और कईयों की मांग भी उजड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल तैयारों की नाकामी से मोदी के घुमंड को शदीद धचका पहुंचा है। आपने देखा ही होगा कि जंगबंदी के 4 दिन बाद किस तरह से खिताब करते हुए मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए शख्स की थी, जो सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां दे सकता है। 2019 में पुलवामा ड्रामा के बाद मोदी जी राफेल के ना होने का रोना रोते दिखाई दिए, और अब शायद उन्हें राफेल के होने का रोना रोना पड़ रहा है।
پاکستان کے خلاف جارحیت میں مودی کو رافیل طیارے کھونے پر بدترین تنقید کا سامنا ہے۔ اس میں ونس اگین بات رافیل طیاروں کی نہیں، انڈین پائلٹس کی نہیں، بلکہ انڈین ڈیفنس سسٹم کی ہے، جس میں بہت سارے بنیادی عناصر کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف مہنگا ایکوپمنٹ خریدنے پر توجہ دی گئی۔ کس طرح سے اس ایکوپمنٹ کی سیملیس انٹیگریشن ہوگی اور کس طرح سے ڈیٹا سینٹرک وارفیئر کے اندر یہ سسٹم کام کریں گے، بھارت یہ بھول گیا۔ رافیل طیاروں کی تباہی کے بعد مودی ایک بار پھر رافیل ڈیل میں کرپشن اور فراڈ کے الزامات کی زد میں ہیں۔ مودی نے رافیل طیاروں کے نام پر اربوں کی کرپشن کی، یہ کہنا ہے بھارت کی اپوزیشن کا، اور خاص طور پر بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کو رافیل ڈیل میں 7.5 ملین یورو کی کمیشن ملی یا کرپشن کی گئی۔ رپورٹ میں قیمتوں میں مبالغہ آرائی اور ڈیل کو مشکوک قرار دیا گیا۔ یہ ادائیگی بھارتی بزنس مین سوشن گپتا کو رافیل ڈیل کے تحت 7.5 ملین یورو کی خفیہ کمیشن کے تحت ہوئی۔ انڈین نیشنل ہیرلڈ یا نیشنل ہیرلڈ انڈیا کے مطابق کانگریس رہنما راہل گاندھی بھی رافیل ڈیل کے حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ رافیل ڈیل میں کرپشن کی گئی اور اربوں ڈالر کا فراڈ کیا گیا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بھارت اور فرانس رافیل کے حوالے سے کافی عرصے تک مذاکرات کرتے رہے، لیکن پھر مودی جی آتے ہی اسے 1400 ملین پر لے گئے۔ رافیل ڈیل کے وقت بی جے پی کی حکومت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر بھی اس ڈیل کا حصہ نہیں بنے تھے اور انہیں استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ انیل امبانی کی 45,000 کروڑ روپے کی مقروض کمپنی کو کمک پہنچانے کے لیے یا اس کو قرضے کے بحران سے نجات دلانے کے لیے نریندر مودی نے رافیل طیاروں کے معاہدے کا سہارا لیا، اور یوں وہ کمپنی جو ہوم اپلائنسز، فریج، ٹی وی، ایئر کنڈیشنز وغیرہ بناتی تھی، اسے رافیل جیسے جدید ترین طیارے بنانے کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ دیوار کے مطابق کرائم بیورو آف انویسٹیگیشن نے مودی کی کرپشن اور بدعنوانیوں کو بے نقاب کیا، مگر مودی نے آج تک مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مودی کے خلاف کرپشن کے کیسز سامنے لانے پر بی بی سی کے ڈائریکٹر کی برطرفی اور تحقیقات کو آگے نہ بڑھانے پر مودی کی جانب سے دھمکیاں بھی سامنے آئیں۔ پائلٹس کی نااہلی اور طیاروں کی تکنیکی خامیوں نے مودی کی کرپشن کے پول کھول دیے۔ دیوار کے مطابق مودی سرکار کے ماتحت سی بی آئی کے ڈائریکٹر نے رافیل کرپشن کیس پر تفتیش آگے نہیں بڑھائی اور فائل دبا کر بیٹھ گئے۔ اکتوبر 2018 میں سی بی آئی کو رافیل میں 7.5 ملین یورو کی کرپشن کے ثبوت ملے تھے۔ مودی سرکار نے سیاسی دباؤ کے تحت اس اہم معاملے پر کسی قسم کی کارروائی نہیں ہونے دی۔ انٹرا پارٹی رپورٹ میں بھی رافیل ڈیل میں 12.8 ملین یورو کی رشوت کا انکشاف کیا گیا تھا۔ بھارت کی سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے پاس اس رشوت خوری کی مکمل دستاویزات موجود ہیں۔ 12,000 صفحات پر مشتمل ثبوت سی بی آئی کو 2018 میں ملنے کا کہا گیا، مگر مودی کی دھمکیوں اور ڈائریکٹر کی برطرفی کے باعث کارروائی عمل میں نہیں آئی۔